गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुगा पे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक और वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो ब्लड सर्कुलेशन पे होगी। इसमें हम आपको बड़ी डिटेल में समझाएंगे कि जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए तीन पार्ट्स की जरूरत होती है। पहला हमारा हार्ट, फिर ब्लड वेसल और तीसरी ब्लड। जो ब्लड वाला पार्ट है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ब्लड अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक आता है। उसके लिए हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। इसमें हम आपको समझाएंगे कि जो ब्लड है हमारा फोर चेम्बर ब्लड, ये कैसे बाकी कैसे हमारा जो हार्ट है वो फोर चेम्बर है। कुछ जानवरों में थ्री चेम्बर होता है, कुछ में टू चेम्बर होता है। इसमें ये क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी जानवर में टू या थ्री चेम्बर है तो वो ह्यूमन से कैसे अलग है, कैसे वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और कैसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये भी समझेंगे। ऊपर से फिर हम ह्यूमन हार्ट की बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि जैसे ह्यूमन हार्ट के चार चेम्बर होते हैं, उन चारों के क्या नाम होते हैं, कौन सी वेन्स जो है ह्यूमन ब्लड जो हार्ट में ब्लड को लेकर आती है, और कौन सी आर्टिलरी जो ह्यूमन हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, और ये वेन्स और आर्टिलरीज में क्या डिफरेंस होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से लेके जाती है। मतलब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में हार्ट के बारे में। ये जो कॉम्प्लेक्स सी चीज आपको लगती होगी, हम इसको बड़ी सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़ी ध्यान से आखिर तक देखें। अब हम अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। पहला ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो फ्रीली फ्लो कर रहा है, वो ब्लड फ्रीली पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, भले वो हाथों में हो, पैरों में, दिमाग में, मतलब पूरे बॉडी में एक साथ ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रीली। उसको कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। कोई भी उसमें वेसल्स नहीं होती हैं ब्लड को कैरी करने के लिए हो। जबकि जो हमारा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की वेसल्स होती हैं जो ब्लड को अलग अलग ऑर्गन्स तक, इम्पोर्टेंट हमारे हार्ट तक या लंग्स तक या फिर पूरे शरीर में हर ऑर्गन तक जो ले जाती हैं, वो कोई ना कोई वेसल होती है। जैसे कि ह्यूमंस में आर्टरीज और वेन्स ये काम करती हैं जो ब्लड को पूरे बॉडी तक ले जाती हैं, ताकि वो ब्लड अपना ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सके, फ्रीली काम कर सके। उसके लिए वो वेसल्स होते हैं। जबकि ओपन वाले में कोई वेसल्स नहीं होती, ये बिल्कुल ही जो है पूरे बॉडी में फ्रीली फ्लो करता है ब्लड। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। जो ओपन वाले हैं इनके एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स हो गए या मोलुका हो गए, ये सब कुछ इनके एग्जाम, इन सब में जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। ठीक है, इन सब में जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है बेसिकली जितने भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स हो गए। जबकि जो क्लोज होता है ये सभी वर्टिब्रेट्स में होता है, यानी जितने भी हमारे मैमल्स हो गए, हमारे जो है रेप्टाइल्स हो गए, फिशेस हो गई, बर्ड्स हो गए, इन सब में किसी न किसी प्रकार का क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। फिर इस बार मतलब बेसिकली जितनी भी सारे हो गए इसमें तो सभी के सभी जो मेन मेन हमारे ऑर्गेन एनिमल्स होते हैं, एनिमल किंगडम के मेन मेन जो है, उन सब में जो है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। सभी वर्टिब्रेट्स में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अच्छा, इसकी क्या पहचान होती है इन क्लोज और ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की, कि जिन एनिमल्स में ओपन होता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम उनका स्केलेटन सिस्टम बाहर होता है। जैसे कि आपने स्नेल देखा होगा, वो अपने स्केलेटन सिस्टम को अपने ऊपर लेके घूमता है। वो अपने उसके ऊपर जो हार्ट से स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो स्नेल होता है, जैसे कि हमारा स्नेल होता है, तो इसके ऊपर ही हार्ट स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्केलेटन होता है, ये अपने स्केलेटन को अपनी बॉडी के बाहर लेके घूमता है। जैसे कि बाकी जो हम मैमल्स हो गए, हम जो अपने स्केलेटन सिस्टम है वो बॉडी के अंदर होता है, इनके स्केलेटन सिस्टम बाहर होता है, एकदम बाहर, ताकि शेप चेंज ना हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर ब्लड जो है ऐसे फ्रीली फ्लो कर रहा है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर बनेगा, तो शेप जो बार बार चेंज हो सकती है। ऑर्गेनिज्म की शेप कोई भी बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगी, उसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होगी। एक बार अगर स्केलेटन सिस्टम बाहर हुआ, स्केलेटन सिस्टम पूरे ऑर्गेनिज्म को कवर करके रखेगा, तो उसकी शेप एक फिक्स रहेगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर स्केलेटन सिस्टम बाहर की तरफ हुआ तो वो फिक्स करके रखेगा उसकी शेप को।
तो इनके स्केलेटन सिस्टम बाहर होता है, जबकि क्लोज वालों में स्केलेटन सिस्टम अंदर होता है। और जो ओपन वाले होते हैं इनमें जो ब्लड है काफी प्रेशर से रिलीज नहीं होता है, इनमें ब्लड इतनी ज्यादा प्रेशर से रिलीज नहीं होता। जैसे कि आप जो है स्नेल को या फिर किसी इंसेक्ट को काट के देखोगे तो उसमें से खून की धारा नहीं निकल के आएगी। ऐसे नहीं कि खून की जो है धार निकल के आ गई। आप जैसे कि कभी कॉकरोच को भी मरता है तो उसमें से कोई खून की धार नहीं निकल के आती, या फिर कोई चींटी मरती है तो खून की धार नहीं निकल के आती। जबकि कोई एनिमल मरता है, कोई बफेलो, कोई बकरी या फिर कोई भी टाइगर, कोई भी एनिमल मरता है तो उसमें से अचानक से खून की धार निकल के आती है। जैसे कट लगता है, बड़ा गहरा कट लगेगा तो खून की धार निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी वेन्स में से बड़े ही प्रेशर में जो खून जो है ट्रांसफर हो रहा होता है। उनकी वेन्स के अंदर जो है, वेन्स और आर्टरीज के अंदर बड़ी प्रेशर के साथ खून जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, और अगर तुम वेन्स काट दोगे तो खून की धार निकल के आ जाएगी। ये तो हो गया हमारे ओपन और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब जो मेनली हम क्लोज के बारे में ही पढ़ेंगे इस पूरी वीडियो में। और इस क्लोज में जो है दूसरा इसमें जो मेन ऑर्गन होता है पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, वो होता है हार्ट। हार्ट जिसका काम ही होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को एक पुल और पुश प्रोवाइड करना, उसको आगे भेजना, धकेलना पूरी बॉडी में, ताकि सर्कुलेट होता रहे। जो डेड सेल है वो जो है बाहर निकल जाए, जो ऑक्सीजन है वो सबको पहुंच जाए, सारा केसेस एक्सचेंज हो जाए। इसके लिए पुश और पुल की फोर्स चाहिए होती है, जो कि हार्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, और हार्ट भी जो है दो तरीके के होते हैं, वैसे कि तीन तरीके के होते हैं, पर हम इनको दो में कह सकते हैं, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में आगे डिवाइड होते हैं। जैसे क्लोज में दो तरीके के हार्ट होते हैं। पहला होता है 4 चेम्बर हार्ट, 3 चेम्बर हार्ट और 2 चेम्बर हार्ट। जो 3 चेम्बर और 2 चेम्बर वाले होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। और 4 चेम्बर हार्ट वाले जो एनिमल्स होते हैं इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है ना? वार्म ब्लडेड का ये मतलब नहीं कि वो गर्म खून होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसका मतलब। इसका सिर्फ सीधा से ये मतलब है कि ये अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं, अपने अंदर से ही अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। इन्हें बाहरी जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उससे इनकी बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं आता है। मतलब जैसे कि हम ह्यूमंस ही हैं। अगर हमारे जो टेम्परेचर वैसे तो नॉर्मल 98 डिग्री सेल्सियस होता है, पर अगर बुखार हो जाए 102 हो जाता है, 103 हो जाता है ना? मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो हम मानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, बॉडी में कुछ गड़बड़ हुई है। पर जबकि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, गर्म ज़्यादा होता रहता है बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे अगर सर्दी आ गई तो इनका बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, गर्मियाँ आ गई तो इनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस और मैं इन सभी वर्टिब्रेट्स में कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ये बाहर आ गई तो हमारा दिल जो ज़्यादा काम करने लग जाएगा, जो हमारे बॉडी को जो है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी। अगर सर्दी आ गई तो हमारी बॉडी जो ज़्यादा फूड मांगेगी, अपने आप को गर्म रखने के लिए ज़्यादा फूड चाहिए होगा। अगर गर्मी आ गई तो कम फूड में भी काम चल जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट कम होती है, और वार्म ब्लडेड एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में कौन-कौन से आते हैं? ये इसमें सारे मैमल्स आते हैं। इसमें वार्म ब्लडेड में सारे मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आ गई। और जबकि जो हमारे 3 चेम्बर्ड हार्ट वाले जीव होते हैं इनमें हमारे सारे एम्फीबियंस आ गए। हमारे सारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। और 2 चेम्बर्स में हमारे आ गए, 2 चेम्बर हार्ट वाले में फिशेस आ गई। ठीक है ना? अच्छा, पर आपको ये समझने की बात है कि रेप्टाइल्स तो हमने बोले 3 चेम्बर हार्ट वाले होते हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल है उसका फोर हार्ट एनिमल है वो। क्रोकोडाइल हमारा फोर चेम्बर हार्ट होता है क्रोकोडाइल के पास। पर ये फिर भी होता है हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल ही कहलाता है। इसके पास भले ही 4 चेम्बर का हार्ट हो, फिर भी क्रोकोडाइल को
कोल्ड ब्लडेड एनिमल ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो अपने जो फीचर्स दिखाई देते हैं इसमें, हमें जो फीचर देखने को मिलते हैं क्रोकोडाइल में, वो बिल्कुल ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल के होते हैं। ये एकदम ही जो है गर्मी से अपने आप बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकता है। ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बदलने में ही विश्वास रखता है, जैसे कि अगर जो है गर्मी आ गई तो ये अंदर पानी के अंदर ज़्यादा गहराई तक चले जाएगा, सुस्ती आ जाएगी इसके अंदर, अपने मुंह को खोल, अगर गर्मी आ गई तो अपने मुंह को खोल के रखेगा, हाफेगा अपने अंदर की गर्मी निकालने के लिए। ये सब कुछ जो होती हैं फीचर्स, ये सब हमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में दिखाई देने को मिलते हैं, जबकि वार्म ब्लडेड तो अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन रखने में सक्षम होते हैं। अब तक हमने जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन सा वाला ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। फिर हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, कितने कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चेम्बर हार्ट होते हैं, जो है कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, तो कुछ में 4 होते हैं। ह्यूमंस में 4 चेम्बर हार्ट होता है। अब हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की ही बात करेंगे, सिर्फ ह्यूमन हार्ट की, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करेंगे। जैसे ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, तो आपको पता है। अब इसमें जो ये हाफ में डिवाइड होता है, पहले लेफ्ट में और राइट में। जो राइट का अपर पार्ट होता है उसको राइट ऑरिकल कहते हैं, राइट का लोअर पार्ट को राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ऐसे ही लेफ्ट के अपर पार्ट को लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं, लेफ्ट के लोअर पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इस बात को अब अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है ना? तो इसको आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ मिस कर दी और मैं आगे बढ़ गया, तो आपको आगे का भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मुझे आर्टिलरीज़ क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। ऐसा आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इसलिए इसको हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से, भले ही आपको वीडियो को बीच-बीच में बार-बार रिपीट करना पड़े तो बार-बार रिपीट कीजिए, पर हर चीज़ को धीरे-धीरे समझ-समझ के आगे बढ़िए। मैं फिर से बोलता हूँ, लेफ्ट पार्ट होता है हार्ट का अपर लेफ्ट पार्ट, अपर लेफ्ट पार्ट उसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, जो लोअर लेफ्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, जो अपर राइट पार्ट होता है उसको कहते हैं राइट ऑरिकल, जो लोअर राइट पार्ट होता है उसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। अब कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। ये बेसिकली 2 प्रकार की होते हैं। पहले होते हैं हमारी आर्टरीज और फिर होती है हमारी वेन्स। ये आर्टरीज और वेन्स बेसिकली डिवाइड कैसे होती हैं, ये क्लासिफाइड कैसे होती हैं, इनको एक दूसरे में से डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, क्योंकि दोनों ही ब्लड को कैरी कर रही हैं। दोनों का ही काम जो है हार्ट से और पूरी बॉडी के बीच में ब्लड का ट्रांसफर करना, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का सर्कुलेशन करना होता है। पर इनको फिर डिफ्रेंशिएट करने का, इनको अलग अलग नाम देने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो आर्टरीज होती हैं, इनका काम होता है कि ये हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं बॉडी में, हार्ट टू बॉडी। ठीक है ना? इस बात को याद रखना। ये इनका ओरिजिन जो होता है वो हार्ट के अंदर होता है, और इनका टर्मिनेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। बॉडी में कहीं भी हो सकता है, वो नीचे जाके कैपिलरीज में या फिर अपने लंग्स में कहीं भी हो सकता है। जबकि जो वेन्स होती हैं, इनका ओरिजिन बॉडी में होता है और इनका टर्मिनेशन जो है हार्ट में जाके होता है। अर्थात ये बॉडी जो ब्लड होगा, ये पूरे ब्लड को बॉडी में कहीं से भी हो सकता है, लंग से या कहीं से भी ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट के अंदर, और अंदर जाने के बाद ये टर्मिनेट हो जाती है, इनका काम खत्म हो जाता है, ये इनका एंड पॉइंट आ जाता है, इनकी जर्नी खत्म हो जाती है हार्ट में जाके। जबकि हमारे आर्टरीज की जर्नी स्टार्ट ही होती है हार्ट के अंदर, उनकी जर्नी, उनका जो काम स्टार्ट होता है वो हार्ट के अंदर स्टार्ट होता है। और ये कौन से प्रकार का ब्लड लेके जाती हैं? हमारी जो आर्टरीज होती हैं, ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। इसको आप प्योर ब्लड कह लो या फिर O2 ब्लड कह लो, एक ही बात है। एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड, ठीक है ना? और दूसरी तरफ जो हमारी वेन्स होती हैं, ये CO2 ब्लड, इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं हमारे हार्ट तक, बॉडी से लेके जाती हैं हार्ट तक। ठीक है? अच्छा देखो, मैंने ये तो बोल दिया कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं। पर
जो हार्ट के अंदर तो वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, हार्ट के अंदर वो CO2 ब्लड जो है O2 ब्लड में कन्वर्ट नहीं होता, उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। वो कहाँ पे होता है? वो लंग्स में होता है। इसलिए जब हमारी सबसे पहले वेन्स जो है CO2 ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाएंगी, उसके बाद हार्ट उसको फेंक देगा लंग्स के पास। लंग्स के पास उनको फेंक देगा कि जाओ लंग्स में जाओ और प्योर होके मेरे पास वापस आना। पहले तुम लंग्स में जाके प्योरिफिकेशन करके आओ अपनी। ये हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था रेस्पिरेशन प्रोसेस में कि कैसे जो है हार्ट ये लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन होती है। एवियोलीज होती हैं जो कि प्योरिफिकेशन करती हैं। एवियोलीज के अंदर काफी सारी ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, उसके चारों तरफ ब्लड वेसल का एक जंजाल होता है जहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है। वो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था। अगर आपने रेस्पिरेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो CO2 ब्लड को जो है हार्ट जो है फेंक देता है, ठीक है ना। पर हार्ट से फेंक रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर हार्ट फेंक रहा है तो फिर ये जो वेसल है, इस वेसल को क्या कहेंगे? हार्ट टू लंग्स जा रही है वेसल, हार्ट टू बॉडी जा रही है। हार्ट टू बॉडी जा रही है तो आर्टिलरीज कहेंगे। पर हमने तो बताया था कि आर्टिलरीज में O2 ब्लड होता है, पर ये तो CO2 ब्लड वाला जा रहा है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन होती है। इनको कहते हैं पल्मिनरी की एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्ट पल्मिनरी। पल्मोनरी वेसल्स होती हैं, इनके एक्सेप्शन होती हैं। जो लंग्स में मौजूद होती हैं, ये दोनों वेन्स और आर्टिलरीज, ये एक एक्सेप्शन होती है। जो लंग्स में पल्मोनरी आर्टिलरीज होती हैं वो CO2 ब्लड लेके जाएंगी, और जो लंग्स में हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो O2 ब्लड लेके जाएंगी, ठीक है ना। आप ये समझ सकते हो पल्मिनरी का मतलब एक्सेप्शन। आप ये मान लो, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि पल्मिनरी का मतलब हो गया एक्सेप्शन। जो लंग्स है ये घोटाला कर रहा है हमारे पूरे या हमारे कोर्स में, हमारे पूरे सर्कुलेशन में एक घोटालेबाज आदमी है लंग्स। और इसलिए इसके जो साथ जो पल्मिनरी जो भी जुड़ता है इससे वो घोटालेबाज बन जाता है, उसको वो एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है पल्मिनरी, ठीक है ना। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे भी पूछा गया है कि कौन सी आर्टिलरीज होती हैं जो कि CO2 ब्लड लेके जाती हैं। ऐसी कौन सी एक्सेप्शनरी आर्टिलरीज होती हैं जो कि CO2 ब्लड लेके जाती हैं। इतने ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जो पल्मिनरी है ये एक्सेप्शन क्रिएट करती हैं। जो हो गई, देखो लंग्स से जो है हमारा हार्ट, लंग्स से हमारा हार्ट के अंदर जा रही है, इसलिए इसका नाम हो गया हमारा वेन, पल्मिनरी वेन्स। और ये पल्मिनरी आर्टिलरीज, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन हो गई हमारी। अच्छा, इस बात को अच्छे से याद रख लेना कि ये भी एक्सेप्ट पी के अलावा ये फॉर्मूला काम करेगा O2 और CO2 वाला। बाकी जगह पे बाकी जगह पे वही होगा। जितनी भी पूरी बॉडी में आर्टिलरीज होंगी O2 ले जाएंगी, जितनी भी बॉडी में वेन्स होंगी वो CO2 लेकर जाएंगी। अब हम समझते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो किस प्रकार होता है, ठीक है ना। पहले तो ये कैपिलरीज से स्टार्ट होता है। अब आप चाहो तो कह लो कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैपिलरीज से स्टार्ट होता है, या फिर आप कह लो कि हार्ट से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक सर्कुलर फ्लो होता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन नाम से भी आपको समझ में आओ, सर्कुलेशन सर्कुलर होता है। ये सर्कुलर होता है, ये इसका ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एंड्स होते हैं, हार्ट और कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज भी एक ब्लड वेसल्स ही होती हैं। कैपिलरीज भी हमारी आर्टरीज और वेन्स की तरह ही एक ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी कैपिलरीज बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं, बहुत ही पतली पतली सी होती हैं, और ये जगह जगह पाई जाती हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये हमारे हाथों में पाई जाती हैं, लेग्स में पाई जाती हैं, हमारी किडनी में पाई जाती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे लंग्स के पास भी पाई जाती है। मतलब हर जगह पाई जाती हैं, हर जगह जहाँ पर भी हमारी आर्टरीज और वेन्स मिल रही है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट वे, एक तरफ से जो एक तरफ से हमारी आर्टरीज आती हैं, एक तरफ से वेन आती है, और इनके इंटरसेक्शन पे एक जाल बुना होता है। एक कैपिलरीज का एक जाल बुना होता है, और इसी जाल में जो है ट्रांसफर होता है ब्लड का, जो है
ट्रांसफर होता है। जो गंदा ब्लड है एक जगह चले जाता है, अच्छा ब्लड है वो दूसरी जगह चले जाता है। जो अच्छा ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो हमारा आर्टरीज में चले जाता है। जो गंदा ब्लड है वो हमारा वेन्स में चले जाता है। इसलिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों एक साथ मिले होते हैं, दोनों एक साथ इंटरसेक्शन मिलता है दोनों का। अब ब्लड कैसे फ्लो करता है? पहले आर्टरीज से जाता है ब्लड, पहले हमारा कैपिलरीज से ब्लड, कैपिलरीज जो इसको पुश करता है कि जाओ, जो कैपिलरीज को जो नेटवर्क होता है वो पुश करता है ब्लड को, जाओ तुम हार्ट की तरफ जाओ। और बॉडी टू हार्ट यानी वेन, ये यहाँ से जा रहे हैं बॉडी टू हार्ट, क्योंकि तो ये हो गया भाई वेन। और यहाँ से आने वाली है ब्लड, तो ये हो गया भाई आर्टिलरी, आर्टरी, इनको कहते हैं आर्टरी। तो ठीक है ना। अब मैं फिर से समझाता हूँ कि जब जो बॉडी से यानी कैपिलरी से, जगह जगह बॉडी में कैपिलरीज मौजूद होती हैं, कैपिलरी से जब हार्ट में जाता है, कैसे जाता है? पहले जो है वेन्स के जरिए जाता है। वेन्स के जरिए जो है पहले हमारा ये CO2 ब्लड जा रहा है, ठीक है ना। बॉडी में तो CO2 ब्लड ही जाएगा, हार्ट में जो बॉडी से जाएगा हार्ट के अंदर वो तो CO2 ब्लड ही जाएगा। प्योर ब्लड क्यों भेजेंगे? प्योर ब्लड से तो ऑक्सीजन चूस लेंगे सारे सेल, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस कर सकें, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना। इसलिए जो कैपिलरी से जाएगा ये CO2 ब्लड जा रहा है, CO2 ब्लड वेन्स लेके जा रही हैं, हार्ट के अंदर ले आई। राइट ऑरिकल में सबसे पहले एंट्री इन्होंने ले ली, राइट ऑरिकल में एंट्री ले ली इन्होंने। फिर राइट ऑरिकल से ये चली, यहाँ पे होती है हमारी वॉल, तो कहते हैं वॉल। जैसे वॉल का काम क्या होता है? ये खुलती बंद होती रहती है। जो हमारी आवाज आती है हमारे हार्ट के अंदर, ये धक 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 की, वो इन वॉल्स के बंद और खुलने के कारण ही आती है। एक जगह से एग्जाम में पूछा गया था कि जो आवाज आती है हमारे हार्ट में धक धक की, वो कैसे आती है? तो उसका आंसर होगा वो लंब और लम डम कहते हैं इस आवाज को। पहले लब फिर डब, पहले लब की आवाज आती है फिर डब की। ये लब डब यानी धड़कने की, हमारे दिल की धक धक की जो आवाज है, लब डब की जो साउंड है, वो साउंड आती है इन वॉल्स के बंद और खुलने से, इन गेट के खुलने से, टक टक टक, इनके खुलने और बंद होने से ये आवाज आती है। तो CO2 ब्लड आया पहले हमारा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ये हमारे वॉल्स खुल गए और फिर ये नीचे चला गया, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ये हमारा गंदा खून या फिर CO2 ब्लड चला गया। फिर जो राइट वेंट्रिकल है ये इसको पुश कर देता है, राइट वेंट्रिकल गंदे खून को, CO2 ब्लड को पुश कर देता है, और फिर ये आर्टरीज के जरिए पहुंच जाता है हमारे लंग्स में। आर्टरीज से ये हमारा गंदा खून, और जो कि गंदा खून जा रहा है, ये गंदा खून है जो कि हार्ट से निकल रहा है। आर्टरीज में तो हमेशा O2 ब्लड होता है, पर एक्सेप्शन की जगह पल्मिनरी, पल्मिनरी वेंस, पल्मिनरी जो आर्टरीज लेके जाती हैं लंग्स के अंदर हमारा गंदे खून को। ये गंदा खून चला गया लंग्स में। लंग्स में तो आपको पता ही है एल्वोली होती है जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है गैसेस एक्सचेंज का, एल्वियोलीज, और फिर उसको पूरी तरीके से गंदे ब्लड को शुद्ध ब्लड में कन्वर्ट कर देती हैं। और यहाँ से हमारा जो है शुद्ध ब्लड ये कह लो, या फिर अच्छा शुद्ध ब्लड को दिखाने के लिए मैं रेड का इस्तेमाल कर लेता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये शुद्ध ब्लड अंदर चले जाता है, अंदर चले जाता है और लेफ्ट ऑरिकल में घुस जाता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट ये ऑरिकल्स हैं, ऑरिकल वो पार्ट होता है हार्ट का जो कि ब्लड को अंदर लेता है, जो बॉडी से ब्लड को लेता है उसको ऑरिकल कहते हैं, और जो पुश करता है ब्लड को उसको वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसलिए वेंट्रिकल बड़ा भी होता है क्योंकि पुश करने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा मसल पावर चाहिए, इसलिए इसमें नीचे मसल्स भी ज्यादा होती है, हाथ की शेप में नीचे मसल्स भी बहुत होती है, और ये बड़ा भी होता है, ये चेम्बर बड़ा भी चेम्बर होता है, पुश करने वाला चेम्बर यानी वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स ही ऑरिकल के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे जाता है ब्लड। ठीक है, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में आया,
लेफ्ट वेंट्रिकल में जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लाल से मैं आपको ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड की कहानी सुना रहा हूँ। फिर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पुश कर देता है खून को, चल भाग यहाँ से, गंदे बाकी खून को आने की जगह ले तो, और फिर ये आगे यहाँ से निकल जाता है। तो हटा देना। और यहाँ पे ये हमारे कैपिलरीज में आ जाता है। कैपिलरीज में जो 50% एरिया होता है वो तो हमारा प्योर ब्लड का होता है और 50% होता है हमारा गंदे खून का। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है गंदे खून और अच्छे खून का, CO2 या फिर CO2 और O2 ब्लड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर जो कि दोनों का मिलने का पॉइंट होता है वो कैपिलरीज के अंदर होता है। ये तो हो गया हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई बार ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी आर्टिलरीज है, कौन सी सबसे बड़ी जो वेन्स हैं, सबसे बड़ी आर्टिलरी और सबसे बड़ी वेन्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी आर्टिलरी बॉडी में कहाँ पे जरूरत होगी और सबसे बड़ी वेन्स की कहाँ जरूरत होगी, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, है ना, जहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर होगा वहीं सबसे बड़े बड़े आर्टिलरी बड़ी बड़ी वेन्स की जरूरत होगी। और प्रेशर कहाँ पे होगा, प्रेशर होता है दिल में, क्योंकि एक तरफ से पूरी बॉडी से सारी वेन्स आ रही हैं और आके सारी बॉडी से हमारे बॉडी टू हार्ट सारी वेन्स आ रही हैं और हार्ट में जाके मिल जाती हैं। तो इस इंटरसेक्शन पे यहाँ पे जो वेन्स होती हैं ये सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं। ये वेन्स जो होती हैं ये सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं और इनका नाम होता है वेना कावा वेव। ये होती है वेना कावा। सबसे बड़ी वेन्स का नाम होता है वेना कावा, जो कि यहाँ पे होती है। और जब ब्लड रिलीज किया जाता है या यानी हार्ट से जो फेंका जाता है, इस वाले जो है हमारे आर्टिलरी, ये जो हमारी आर्टिलरीज है हार्ट से निकल रही है इसको आर्टिलरी, इस आर्टिलरीज को क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ी आर्टिलरीज होती है और इसको एओर्टा कहते हैं, इसको एओर्टा कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे बड़ी जो आर्टरीज होती हैं, सबसे बड़ी आर्टरीज को एओर्टा कहते हैं और सबसे बड़ी वेन को वेना कन्वा कहते हैं। वेना कन्वा सबसे बड़ी वेन्स होती हैं और एओर्टा हमारी सबसे बड़ी आर्टरीज होती हैं और ये जो है हार्ट में लोकेटेड होती हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट आर्टरीज और वेन्स हैं वो हमारी पल्मिनरी आर्टरीज और पल्मिनरी वेन्स हैं, जो कि हमारी लंग्स में लोकेटेड होती हैं और पल्मिनरी जो है एक्सेप्शनल होती हैं, क्योंकि ये अपने नेचर से विरुद्ध काम करती हैं। ये पल्मिनरी वेन्स और पल्मिनरी आर्टरीज अपने नेचर से विरुद्ध काम करती हैं। यही हो गया, हमारे पूरा अच्छे से डायग्राम समझा दिया हमने। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपको हार्ट के बारे में पूछा जाए। अब हार्ट की कुछ बीमारियां भी होती हैं और हार्ट के रिलेटेड ये भी सब कुछ चीजें और भी फैक्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, हार्ट के बारे में। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है इसको कोई भी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती धड़कने के लिए। जैसे हमारे लंग्स होते हैं, हमने आपको समझाया था कि वो धड़कते कैसे हैं, वो डायफ्राम और रिब्स के मूवमेंट के कारण धड़कते हैं। वो डायफ्राम और रिब्स की मूवमेंट के कारण अपना काम करते हैं। एक्सहेल और इनहेल जो करते हैं वो रिब्स की और हमारे डायफ्राम के कारण करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारे लंग्स काम करते हैं। पर जो हार्ट होता है इसमें ऐसा कोई भी मसल्स नहीं होती, बल्कि हार्ट की जो बाउंड्री होती है यही अपने आप में मसल्स होती हैं। ये मसल चेंबर के बाहर खुद में ही एक मोटी परत होती है मसल्स की, यही हार्ट को धड़काने का काम करती हैं। हार्ट में पंपिंग का काम यही मसल्स करती हैं और इनको ऐसे इन पैच ऑफ मसल्स को ऐसे नोट्स भी कहा जाता है। ऐसे नोट में या फिर जो है ऐसे का क्या मतलब है, इसमें इसमें ऐसे का मतलब है साइनो ऑरिकुलर मसल, साइनो ऑरिकल नोट। वैसे ये नहीं, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, मैं बता देता हूँ आपको। साइनो साइनो ऑरिकल नोट्स कहते हैं ऐसे नोट को, इन मसल्स को कहते हैं। ये जो मसल होते हैं जो कि दिल को धड़काते हैं, दिल को वो एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो चौबीसों घंटे धड़कते रहे। एक भी मिनट के लिए वो रुकता नहीं है, दिल हर वक्त धक धक करता ही रहता है। और ये कितना ज्यादा धड़कता है, ये 70 से
72 बार धड़कता है 1 मिनट में। सोचो 70 से 72 बार धड़क रहा है हमारा दिल 1 मिनट के अंदर। इसके जो धड़कने का मतलब क्या होता है, ये जो चेंबर है ये 70 से 72 बार खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। जो हमने ब्रीथिंग रेट के बारे में आपको बताया था, ब्रीथिंग रेट या फिर जो हमारे लंग्स कितनी बार ब्रीथ करता है वो अलग बात होती है। ब्रीथ करना अलग चीज होती है और दिल का धड़कना हार्ट बीट अलग चीज होती है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझ लो हमारा सांस लेना अलग होता है और दिल का धड़कना अलग बात होती है। जो हम सांस लेते हैं वो 15 से 18 बार लेते हैं पर मिनट, और जो हमारा दिल धड़कता है वो 70 से 72 बार लेते हैं। जो ठीक है ना, मैं फिर से सुन रहा हूँ। जो हम सांस लेते हैं वो 15 से 18 बार पर मिनट लेते हैं और जब हमारा दिल धड़कता है वो 70 से 72 बार धड़कता है पर मिनट में। ये एडल्ट की बात हो रही है, सिर्फ एडल्ट की बात हो रही है। जब हम चाइल्ड की बात करें या फिर इंफेंट की बात करें, जैसे जैसे हम एज कम करते रहेंगे तो ये धड़कने की रेट और ब्रीथिंग रेट भी बढ़ती चली जाएगी। पर जो एडल्ट होता है 18 साल के बाद का जो एडल्ट होता है वो 70 से 72 बार धड़कता है नॉर्मली, अगर वो दौड़ ना रहा हो। अगर वो दौड़ रहा हो तो 100 प्लस भी चली जाती है उसकी दिल की धड़कन, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। अच्छा, और ये जो मैंने बताया था आपको ऐसे नोट होता है, हमारी मसल्स होती हैं, कई बार ये काम करना बंद कर जाती हैं। इतनी ज़्यादा इनमें जो है सुस्ती आ जाती है, इतनी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसके कारण जो दिल की धड़कनें कम होने का खतरा रहता है, दिल की बीमारियाँ हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है ये। पर साइंटिस्ट ने इसका बहुत ही ईज़ी सॉल्यूशन ढूँढ लिया है। क्या सॉल्यूशन है? एक आर्टिफिशियल मसल्स लगा देना, आर्टिफिशियल ऐसे नॉट लगा देना जिसको पेसमेकर कहते हैं। आर्टिफिशियल नोज लगा देना जिसको पेसमेकर कहते हैं। मैं कहता हूँ ये आपको दिख रहा होगा पेसमेकर, इसको कहते हैं ऐसे जो आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, हार्ट में सर्जरी के दौरान लगा दिया जाता है। जिनके हार्ट में ये मसल्स का ये ऐसे नोट्स काम नहीं कर रहे होते, उनको जो है पेसमेकर नाम का ये डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि हार्ट जो है आर्टिफिशियली जो ब्लड को पंप करता रहे, जो हमारे बोल्ट हैं ये आर्टिफिशियली काम करते रहे और जो है ब्लड को पुश करने का जो काम है हमारे वेंट्रिकल्स का, जो मसल्स करती हैं, ये ऐसे नोट्स के जो मसल्स करती हैं पुश करने का काम, फिर वो ये पेसमेकर काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है ना? तो अब ये ब्लड सर्कुलेशन का हमारा जो पूरा टॉपिक है ऑलमोस्ट कवर हो गया है, बस इसमें ब्लड का हमारा एक हिस्सा रह गया है। जो ब्लड का हिस्सा है वो इस वीडियो में मैं कवर करना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही एक सेग्रीगेट टॉपिक होता है, उसपे अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि उसकी एक अलग से आपके लिए वीडियो, अगली जो हम वीडियो बनाएँगे वो ब्लड पे ही बनाएँगे। ब्लड ग्रुप्स पे, ब्लड के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या कौन से सेल्स क्या-क्या फंक्शंस करते हैं, पूरी डिटेल में बना देंगे अगली वीडियो आपके लिए। अभी ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। थैंक यू।